सभी छात्राओं को नमस्कार और आभार। आपका जो लेसन चल रहा था वो था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित आपका लेसन था। उसमें काफ़ी वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने अनुसार मत दिए और बताया कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में साक्ष्य मिले हैं और उनके बारे में अपने अपने मत उन्होंने दिए थे। लेकिन एक मत आपका यहाँ पर बाकी रह रहा था जो था वेगनर महोदय का। और वेगनर महोदय की हम बातें करें तो वेगनर महोदय ने जो संकल्पना या अपना सिद्धांत जो दिया था वो सबसे पावरफुल था और यही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त करने वाला एक सिद्धांत हुआ जिसने सही तरीके से बताया कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में हमने मत दिए थे कि जैसे ये आपका पूरी पृथ्वी की संकल्पना है और इस प्रकार से ये ऊपरी भाग है आपका क्रस्ट भाग है और क्रस्ट भाग में जो ऊंचे नीचे भाग है, जैसे नीचे भाग है इनको हमने महासागर का दर्जा दिया था और ऊपरी भाग को महाद्वीप कहा था। तो ये ज़्यादातर तो ये संकल्पना यहाँ पर आती है, लेकिन वेगनर महोदय ने इसमें कुछ फेरबदल किए और उनके अनुसार अपना मत दिया और अपना सिद्धांत दिया। वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है हम देखते हैं। पहली बात ये आती है कि जो वेगनर महोदय थे ये जर्मन थे, जर्मन के भूगोलवेत्ता थे और इनका जो सिद्धांत आया था वो आया था 1912 में, लेकिन जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 में जाकर इसका प्रकाशन हुआ था। यानी सिद्धांत तो इन्होंने 1912 में दे दिया था, लेकिन जो प्रकाशन हुआ था किताबों में वो 1915 में हुआ था। तो लगभग हम जब सिद्धांत के बारे में बातें करेंगे तो 1912 में ही हमको ये सिद्धांत लिखना होगा। जब एग्ज़ाम में आता है तो जर्मन भूगोलवेत्ता ने जो वेगनर का महाद्वीप है प्रभाव सिद्धांत दिया था वो आपका दिया था 1912 में। अब इन्होंने जो बातें की थी वो इस प्रकार से की थी। इन्होंने बताया था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने पर पूरी पृथ्वी एक स्थलमंडल था। पूरी पृथ्वी एक स्थलमंडल था, एक भाग था जो इस प्रकार से गोले के रूप में स्थित था और इस गोले को उन्होंने कहा था पेंजिया। इस गोले को उन्होंने क्या कहा था? पेंजिया कहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक पूरी पृथ्वी है जो स्थलमंडल में थी और इसको उन्होंने कह दिया था पेंजिया। और इसके चारों ओर एक भाग और था और वो भाग आपका टूटा फूटा इस प्रकार से बिखरा हुआ था और इसको बोल दिया उन्होंने पेंथालासा। और ये था आपका जलमंडल। यानी पेंजिया था, पेंजिया स्थलमंडल के रूप में माना गया और इसके चारों ओर जल मग्न भाग था, जल भरा हुआ था और उस जलीय भाग को इन्होंने कहा था पेंथालासा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो बातें होती है। एक भाग जो स्थलमंडल का था उसे पेंजिया कहा गया और एक भाग जलमंडल का था उसे पेंथालासा कहा गया। यदि हम बातें करें तो इस स्थलमंडल के मध्य से एक जलीय भाग था, यानी एक सागर था और इस सागर का नाम था टेथिस सागर। जो इसके मध्य से गुजरता था। स्थल मंडल और जलीय भाग के मध्य से एक भाग गुजर रहा था, एक सागरीय भाग गुजर रहा था जिसको उन्होंने कहा था टेथिस सागर। यहाँ पर 3 पॉइंट यदि आते हैं याद रखें। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया, जलीय भाग को पेंथालासा कहा गया, मध्य के भाग से गुजरने वाले भाग को टेथिस सागर का रूप दिया गया। अब जो टेलर महोदय ने
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। विस्थापन सिद्धांत दिया था उन्होंने जब दो प्रकार के यहाँ पर बलों का प्रयोग किया था। एक था आपका प्लवनशीलता का बल, जिसे गुरुत्वीय बल भी कहा गया, और दूसरा था आपका ज्वारीय बल। दो बलों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो वो बल यहाँ पर वापस से कार्य कर रहे हैं वैगनर के सिद्धांत में भी। और उन्होंने बताया था कि ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल जब कार्य करते थे तो ये जो भाग थे स्थल मंडल के, ये दो भागों में विभाजित हो गए। एक भाग इधर चला गया और एक भाग इधर चला गया। एक भाग नॉर्थ साइड में चला गया और एक भाग साउथ साइड में चला गया। तो जो नॉर्थ वाला भाग था, स्थल मंडल का जो नॉर्थ वाला भाग था, उसे लारेशिया कहा गया। लारेशिया, ठीक है। नॉर्थ वाला जो स्थल मंडल था उसे क्या कहा गया? लारेशिया कहा गया। ओके। और जो साउथ वाला स्थल था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड। पांच शब्द यहां पर आ रहे हैं: पेंजिया, पैंथालासा, टेथिस सागर, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। जो लारेशिया वाला भाग था, अब यहां पर हम लारेशिया को लारेशिया की यदि हम बातें करें, जो कि नॉर्थ वाला भाग था, उसकी यदि हम बातें करें तो यहाँ पर तीन महाद्वीपों की यहाँ पर गणना की है लारेशिया में। इसमें आते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। लारेशिया अलग हुआ, चाहे गुरुत्वीय बल से हो या ज्वारीय बल के द्वारा हो। जब ये बल लगे तो ये स्थल मंडल जब नॉर्थ साइड की ओर चला गया तो उस भाग को लारेशिया कहा गया। और इस लारेशिया से तीन महाद्वीपों की गणना होती है, और वो तीन महाद्वीप यहाँ पर बने थे: उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब हम बातें करते हैं गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड जो भाग था उसके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र बने, तो उसमें हमारे थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये भाग आपके बने थे गोंडवाना लैंड के द्वारा। पेंजिया स्थल मंडल था, पैंथालासा आपका जलमंडल था, बीच में से टेथिस सागर गुजरा था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो उत्तरी भाग में लॉरेशिया भाग में तीन भाग आते हैं: उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का भाग सम्मिलित होता था। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे एक संरचना तय की और उसके द्वारा ये बता दिया गया कि किस प्रकार से महाद्वीपों की गणना हुई है। महाद्वीपों की गणना हुई है। तो अब ये भाग कैसे हुआ कि हमने एक भाग और यदि यहाँ पर बनाए तो ये भाग उन्होंने कहा था सियाल, इसको कहा गया था सीमा और इसको कहा गया था नीफे। तो उन्होंने एक बात बोली कि सियाल सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है
और सियाल सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, तो जब वो तैर रहा होता है तो उसमें कहीं न कहीं विभंजन होने की संभावनाएं बढ़ गई और उसके द्वारा कोई न कोई बल लगा, चाहे वो गुरुत्वीय बल था, चाहे वो प्लवनशीलता का बल था, चाहे वो ज्वारीय बल था, और उनके द्वारा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए। लॉरेशिया के द्वारा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग बना, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का भाग बने। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संरचना तय की और उसके द्वारा बताया था कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की गणना हुई है। तो महाद्वीप और महासागरों की गणना के साथ उन्होंने ये भाग जिस प्रकार से बनते चले गए, तो इसको ज़्यादातर भाग को उन्होंने प्रशांत महासागर का दर्जा दिया। जो मध्य का भाग था इससे ज़्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं बनी, तो पर्वतों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया था। हिमालय, आल्प्स, एपीज, एंडीज, रॉकी, इस प्रकार के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में भी उन्होंने बताया था। साथ ही जो मध्य भाग, जब ये भाग दो भागों में इस प्रकार से टूटा, तो इधर का भाग और इधर का भाग दो भागों में विभाजित हो गए। ये हुआ था ज्वारीय बल के द्वारा, और ये जो मध्य भाग था यहाँ पर बना था आपका अटलांटिक यानी अंध महासागर। और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये भाग आपका ज़्यादातर साउथ यानी अफ्रीका का रहा था, ये आपका यूरोप का रहा था, ये पूरा एशिया का रहा था, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग बना था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये गणना की थी और ये बताया था कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की गणना हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ साक्ष्य भी इसके पेश किए थे कि भाई ये बात सत्य है या नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए और साक्ष्य में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका का भाग है, ये आपका यूरोप का भाग है, ये आपका एशिया का भाग है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग है। इस प्रकार से उन्होंने गणनाएं की। तो उन्होंने बताया था कि जब ये यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका के भाग को यदि इसको और इसको मिलाया जाए तो एक पूरा पेंजिया बनने की संभावना रहती है। साथ ही इस भाग को और इस भाग को मिलाया जाए तो पूरा पेंजिया बनने की संभावना रहती है। साथ ही जब ये भाग उन्होंने बताए थे तो इससे ये साबित होता है कि कभी न कभी एक पेंजिया रहा था मतलब पूरा स्थलमंडल एक था और उनमें बल लगने की वजह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका अलग हुए। साथ ही इन दोनों के मध्य में एक अंध महासागर है, अंध महासागर। और वो अंध महासागर के बारे में उन्होंने समझाया था कि यदि अंध महासागर की इधर की पर्वतीय क्षेत्र को देखा जाए और इधर के पर्वतीय क्षेत्र को देखा जाए, दोनों साइड के पर्वतीय क्षेत्र को देखा जाए तो उनमें समानता जरूर मिलती है। और इस समानता की वजह से उन्होंने बता दिया था कि ये कभी न कभी ये पर्वत एक थे, लेकिन बीच में जब अंध महासागर आ गया तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन पहले ये एक थे और उसकी वजह से इन दोनों में समानता मिलती है। साथ ही यूरोप के भाग में एक ग्रीनलैंड का भाग है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में उन्होंने बताया था कि एक प्रकार का जीव यहाँ पर रहता है, लेमिंग नामक जीव। लेमिंग नामक एक जीव रहता है और वो आज भी उनको कोई विपत्ति होती है तो वो पूर्व की ओर भागते हैं और पूर्व की ओर भागते हैं तो वो अटलांटिक महासागर में गिरकर समाप्त हो जाते हैं। और वो भागते क्यों है इधर की साइड की, उनको आज भी ये पता लगता है कि इधर की भाग पहले क्या था, स्थल मंडल का था और वो वहाँ पर सेफ रहेंगे। लेकिन
जब इनमें विभंजन हुआ तो स्थल मंडल की जगह वहाँ पर जल मंडल आया और अंध महासागर की उत्पत्ति हो गई। तो ये लेमिंग के जंतु आज भी ये साबित करना चाहते हैं कि जिधर वो भाग रहे हैं उधर पहले स्थल मंडल था, इसलिए वो भागते हैं, लेकिन वहाँ पर जलमंडल होने की वजह से वो जलमग्न हो जाते हैं। तो ये भी एक साक्ष्य के रूप में वैगनर ने अपने उसमें दिया था। तो ऐसे बहुत से साक्ष्य उन्होंने दिए थे जिनसे ये साबित होता है कि पहले एक पेंजिया रहा होगा, पेंथलासा रहा होगा और उसके अनुसार ही वैगनर ने अपने अपने साक्ष्य दे दिए थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया था। हाँ, एक अलग बात है कि उनकी आलोचना भी हुई थी कि भाई ऐसी कोई नियम नहीं है कि ज्वारीय बल के द्वारा किसी महाद्वीप को अलग कर दिया जाए। इतना हैवी ज्वारीय बल कभी नहीं लगाया जा सकता कि महाद्वीप पूर्व या पश्चिम की ओर गमन करने लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि इतना ज्वारीय बल लगाने के लिए लगभग 9 करोड़ गुना अधिक ज्वारीय बल लगाना पड़ता है। आज जो ज्वारीय बल लग रहा है उसका 9 करोड़ गुना या 90 करोड़ गुना ज्वारीय बल लगना चाहिए, तब जाके महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होंगे। यदि ऐसा होता तो पृथ्वी अपनी परिभ्रमण और परिक्रमण गति को भूल जाती या समाप्त हो जाती। ये 1 साल में ही अपनी पृथ्वी चक्कर देना बंद कर देती। तो ऐसा तो नहीं हुआ, करोड़ों अरबों वर्ष से लगभग पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये साक्ष्य कुछ ऐसे थे जिनके द्वारा उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन कुछ साक्ष्यों की वजह से पूरे सिद्धांत को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो लगभग ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा और इसी की वजह से लगभग एग्ज़ाम में आने की संभावना भी इसी सिद्धांत की रहती है। तो आज इस लेसन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।